तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी के साथ हम यूनिट एंड डायमेंशन का जो सेशन है उसको मैं आगे बढ़ाता हूं। तो आज का जो सेशन होगा वो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है पिछले क्लासेस से, क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे और इसका अप्लीकेशंस देखेंगे। मीन्स इसको बोलते हैं हम जो आपका जेन्यून लर्निंग यही है। हम अगर उसका क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं तभी हम उसका कंसेप्ट को पीछे समझें। तो हम क्या करेंगे, आज क्विक रिवीजन करेंगे जो पिछले दिन पढ़े थे उसको, और उसके अप्लीकेशंस को देखते चलेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा पीडीएफ को बड़ा कर देता हूँ, आप लोग को वहाँ से विजिबल होगा। देखिए, हम आपको बताए थे ना जो 7 फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ है, 7 फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज जो है, उसके अलावे भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स है हमारे पास। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताए थे, वो है आपका प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को जो हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये देखिए ये सप्लीमेंट्री यूनिट हम जिससे एक को प्लेन एंगल को मेजर करते हैं, दूसरा को सॉलिड एंगल को मेजर करते हैं। इसको जो मेजर करते हैं उसका यूनिट का नाम है रेडियन। ठीक है, रेडियन। ये कितने रेडियन का एंगल बनाया, ये 2 प्लेन एंगल, और ये कितने स्टेरेडियन का बनाया। ठीक है, अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए उसका नाम तो हम दे दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, उसका नाम तो हम दे दिए कि इसका यूनिट ये है, पर वो बेचारा डायमेंशन लेस है, डायमेंशन है ही नहीं उसका। ठीक है, कैसे? अगर आप लोग को बेसिक नॉलेज है तो मैं बात करता हूँ, ऐसे सब पढ़ना भी बाकी है। यूनिट एंड डायमेंशन के साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि फोर्स के बारे में बाद में पढ़ना है, एनर्जी के बारे में बाद में पढ़ना है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के बारे में बाद में पढ़ना है, एस इक्वल्स टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाद में पढ़ना है, और डायमेंशन यही दिखाना है। तो वो जब लिखा जाता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, अब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि स्टूडेंट पूछ रहा है ये आया कहाँ से, तो कहाँ से आया ही जानना ही नहीं। फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन आया कहाँ से ही जानना ही नहीं है। बस अभी आपको जानना है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, उसको हम डायमेंशनली चेक करते हैं, उसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के साथ। तो आप लोग को कभी भी ये नहीं सोचना कहाँ से आया, वो पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल्स पढ़ेंगे। तो इसी तरह से एक और कंसेप्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप लोग शायद जानते भी होंगे, 10th में पढ़े होंगे। ये अगर इस प्लेन पे 2 लाइन है, ठीक है, बराबर लेंथ का, ये जो लेंथ है वही ये लेंथ है और ये सपोज लेंथ L है, सपोज ये लेंथ L है, L। ये लेंथ L है, तो ये जो थीटा होगा, जो प्लेन एंगल बनेगा, वो थीटा इक्वल्स टू L अपॉन R होगा। ये ऐसे डिफाइंड है कि जो प्लेन एंगल होता है वो ये जो कॉर्ड लेंथ है, कॉर्ड लेंथ, ये कॉर्ड लेंथ, ठीक है, ये कर्व लेंथ, इसको आप बोलिए कर्व लेंथ। ये कर्व लेंथ जो है, ये कर्व लेंथ डिवाइडेड बाय ये रेडियस, अगर ये कंप्लीट सर्किल हो तो। ठीक है, ये डिस्टेंस दोनों सेम है, तो थीटा ऐसे डिफाइंड है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो आर है वो क्या है, अगर किसी सर्किल का रेडियस आर है तो ये लेंथ ही है, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है। अब 2 डिस्टेंस को हम आपस में डिवाइड करेंगे तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एल, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल एन, क्योंकि दोनों दूरी है, ये भी एक दूरी है, ये भी एक दूरी है। ऐसा तो नहीं है कि ये एक दूरी है ये एक फोर्स है, नहीं, ये एक दूरी है एक वेलोसिटी है, नहीं, दोनों दूरी है, लेंथ भी दूरी है, रेडियस भी दूरी है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो इसका डायमेंशन 0 आ गया। एम ए मीन्स ये है कि थीटा का जो डायमेंशन है वो है ही नहीं, डायमेंशन लेस है। वो किसी भी जो 7 हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़े थे उसमें से किसी भी क्वांटिटी को वो अपने अंदर नहीं लेके आता है, किसी भी दिशा में वो फैला हुआ नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका यूनिट तो है, यूनिट क्या है इसका, रेडियन। इसको रेडियन में मेजर करते हैं, इसका कोई वैल्यू होगा ना, 10/10 का कुछ तो वैल्यू होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ भी, इतना रेडियन, कुछ तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, सपोज के, तो के बगल में क्या लिखेंगे हम लोग, के रेडियन, तो वो इसका यूनिट हो गया कि हाँ ये एंगल को दर्शा रहा, लेकिन उसका डायमेंशन है ही नहीं।
तो ऐसा अभी और आगे पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे कि ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है जिसका डायमेंशन तो नहीं पर यूनिट है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जैसे मैंने आपको जो बताया था कि डायमेंशन किसी का कैसे लिखते हैं, वो लास्ट क्लास में आप लोग को बताया नहीं गया था, तो देख लीजिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायमेंशन कैसे लिखा जाता है। आप लोग 4-5 नोट डाउन करना होगा तो कर सकते हैं, पर ज़्यादा ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी, आप याद रख सकते हैं ऐसे ही क्वेश्चन करते करते। देखिए ये है, आपको अगर कुछ नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं, पर मुझे लगता है आप लोग को ऐसे ही याद रहेगा। ये देखिए इसमें 4 चीज़ें लिखी हुई है, चारों चीज़ें आपको क्लियर वहाँ से दिख रहा होगा। ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, ये उसका सिंबल, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, और ये इसका एसआई यूनिट है मीटर, डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर, डायमेंशन जो उसका है कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है, उसका सिंबल स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका यूनिट सेकेंड होता है, और उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो कैपिटल टी है, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट इसी तरह से आप देख लीजिए, फोर्स को हम कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एसआई यूनिट न्यूटन होगा, और एम एल टी माइनस 2 कैसे आया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, यहाँ तक तो अच्छा लग रहा था कि लेंथ कैपिटल एल, मास कैपिटल एम, टाइम कैपिटल टी, ठीक है। इसके बाद से अब दिक्कत होना चाहिए आप लोगों को। क्यों दिक्कत होना चाहिए कि अब आगे आ रहा है डेराइव्ड क्वांटिटी। ये तो बेस क्वांटिटी को मुझे याद ही रखना है कि कैपिटल एल होता है कैंडेला का, कैंडेला का कहाँ है, देखो यहाँ कहीं पे होगा कैंडेला का, ठीक है। हीट जो मेरा 7 बेसिक था उसका कहाँ है, 7 का 7 तो नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, ठीक है कोई इशू नहीं है उससे, ठीक है। तो हमको तो बेसिक याद रखना है, ठीक है, और इसी से बाकी चीज़ डेराइव होगा। तो जो डेराइव होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। देखिए अब डेरिवेशन में हम देख लेते हैं, इसी जो टेबल है इसी टेबल से 1-2 एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी आप लोग खुद से फिर लिख पाइएगा। जैसे चलिए हम लोग लेते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम आप 10th क्लास में तो ज़रूर निकाले होंगे। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यही होता है किसी भी चीज़ का। तो जो लंबाई है उसको कैसे मेज़र करते हैं हम लोग, ये एक दूरी है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एल ही होगा। बी क्या है, चौड़ाई भी एक दूरी है, चौड़ाई को भी मीटर से मापेंगे ना, तो वो भी एक दूरी है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एल। और हाइट भी क्या है, एक दूरी है, हाइट को भी तो ऐसे दूरी से मापेंगे ना, तो हाइट भी एक दूरी है, तो क्या हो गया L⁻3। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। ऐसे बताएं आपको कि किसी भी चीज़ को इस बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे, मीन्स वी आर गोइंग टू राइट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये क्या हो गया, LQ इज द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो कभी भी कोई वॉल्यूम आप खरीदने जा रहे हैं, वॉल्यूम किसी भी चीज़ का वॉल्यूम खरीदने जा रहे हैं, तो कभी अब इसका यूनिट अगर लिखना हो तो क्या होगा, लेंथ का यूनिट मीटर होता है तो मीटर क्यूब, तो यूनिट कहीं भी बोलना है कुछ खरीदने जाना है तो मीटर क्यूब में बोलिएगा, मीटर में मत बोलिएगा। जैसे देखिए इसका एग्जांपल कहीं कहीं लोग गलती कहाँ करता है। दूसरा सेम इसी तरह से, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी तरह से एरिया, एरिया में देखिए बहुत जगह मैं देखा हूँ लोगों को मिस्टेक करते या पता नहीं कॉपीराइट बनाया है। एरिया, एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ को हम लंबाई दूरी से ही मेज़र करेंगे, एक दूरी है लंबाई, चौड़ाई भी एक दूरी है, ये भी L। अब क्या हो गया L², तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया एरिया का L²। अगर यूनिट लिखना हो तो क्या होगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ को हम मीटर से मेज़र करते हैं, यूनिट उसका मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या होता है प्रॉब्लम, कोई लोग बोलता है कि मुझे 5 मीटर कपड़े चाहिए, वो फिजिक्स के हिसाब से गलत है। कपड़ा 5 मीटर, 5 मीटर तो लेंथ होता है ना, कपड़ा हमेशा मीटर स्क्वायर में होगा, तभी तो उसका क्षेत्रफल। जैसे कोई भी आप कपड़ा खरीदने जाएंगे तो ऐसे लेंथ तो नहीं खरीदेंगे, लेंथ के साथ ही ब्रेड्थ भी तो होगा, ऐसा खरीदेंगे ना आप कपड़ा इस टाइप का। तो ये मैं देखता हूँ मार्केट में जाके बोलता है 5 मीटर का कपड़ा दीजिए, वो गलत बात है। वो इसलिए बोल देता है क्योंकि उसका चौड़ाई पहले से पता है, बस लंबाई को माप के वो देता है, लेकिन चौड़ाई तो है ना उसमें नहीं रहेगा। तो सिर्फ 5 मीटर मांगिएगा तो ऐसा रस्सी जैसा एक लेंथ मिल जाएगा, या कपड़ा का एक लंबाई दे देगा सीधा काट के, इतना पतला। तो अगर उसमें चौड़ाई भी होना चाहिए तो आपको जाके क्या बोलना होगा, 5 मीटर स्क्वायर कपड़ा दीजिए, 7 मीटर स्क्वायर कपड़ा दीजिए, ठीक है। हालांकि इसके लिए डायमेंशन का जानकारी आपके दुकानदार को भी होना चाहिए, जो होता नहीं है,
जनरली, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप डायमेंशन और यूनिट को गलत तरीके से नहीं बोलिएगा, ठीक है। कहीं कोई बोल देता है कि मुझे, मैं ऐसा देखा हूँ, ठीक है, मैं बताऊंगा, वॉल्यूम को कभी कभी लोग मीटर में ही बोल देता है कि इतना वॉल्यूम का मुझे दीजिए। वॉल्यूम जब भी बोलना है तो मीटर क्यूब में बोलना है। मतलब जब वॉल्यूम आप खरीदने जाएंगे तो आपको बेस भी चाहिए, हाइट भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए, तीनों चाहिए ना। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं। तो 2 डायमेंशन लेंथ का लेके रखा है एरिया, वॉल्यूम 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ लेके रखा है, मास का कोई नहीं था, मास का कोई डायमेंशन ही नहीं है, ठीक है, वॉल्यूम में कोई लेना देना नहीं। अब नेक्स्ट हम लोग डिराइव करते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन डिराइव करते हैं। तो एक्सेलरेशन आप लोग पढ़े होंगे, एक्सेलरेशन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, और एक टाइम पहले से है तो क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक टी 2t हो गया इधर टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूरी है, तो दूरी को कैसे मेजर करेंगे, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, दूरी का कैपिटल एल और टाइम का कैपिटल टी होता है, अभी हम लोग देखे थे। तो एल टी माइनस 2 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन। त्वरण का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो यही होगा, ठीक है, जिसमें लेंथ का एक डायमेंशन और टाइम का -2 डायमेंशन, मास का कोई डायमेंशन नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का कोई डायमेंशन नहीं, हीट का कोई डायमेंशन नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इसी तरह से आप और निकालते हैं, 4-5 आपको निकाल के दिखाते हैं, आपको अच्छा दिखने लगेगा, फिर समझ में आने लगेगा क्या। डेंसिटी, डेंसिटी का निकालते हैं। डेंसिटी आप लोग 10th में, अगर अभी देखिए जब भी मैं एक्सेलरेशन लिखता हूँ, ऐसे पढ़े नहीं है ना, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये सब, तो दिक्कत हो सकता है, लेकिन 10th में पढ़े होंगे ये सब बेसिक। जैसे डेंसिटी, डेंसिटी भी आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो बस अभी देख लीजिए। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी मत समझ लीजिएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ये डेंसिटी होता है, ठीक है। कोई भी जब आगे पढ़ेंगे डेंसिटी तो डिस्कस करेंगे, चलिए अभी बस याद रखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास अगर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखने चाहें तो मास का क्या होगा, कैपिटल एम, ठीक है, और वॉल्यूम, वॉल्यूम का भी डिराइव किए थे एल क्यूब, याद है, नहीं तो एल इंटू एल फिर से कर लीजिए, तो एल क्यूब, तो क्या हो गया एम एल टू दी पावर -3। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डेंसिटी। सबका आप आराम से ऐसे निकाल लीजिएगा। देखिए डेंसिटी कहाँ है, मैं डेंसिटी पे आता हूँ, ये डेंसिटी है, ठीक है, m अपॉन एल टू द पावर 3 है ना। और इसका यूनिट अगर साथ में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यूनिट क्या होगा, मास का केजी, और इसका मीटर क्यूब, अभी बताए थे आपको लेंथ का मीटर होता है, तो केजी मीटर टू द पावर -3 इज द डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, डेंसिटी हो गया, सॉरी यूनिट, यूनिट केजी मीटर टू द पावर -3 इज द यूनिट ऑफ द डेंसिटी। डेंसिटी का यूनिट ही हो गया, डायमेंशन ये डायमेंशन, ये यूनिट, ठीक है। इसी तरह से और निकालते हैं, किसका निकालूं, मोमेंटम का निकालते हैं, ठीक है। मोमेंटम अगर 10th क्लास में पढ़े होंगे तभी, बस आप ये मत पूछिएगा अभी कि मोमेंटम आप ऐसा क्यों लिख दिए, मोमेंटम का फॉर्मूला बस जो लिख देते अभी याद रखिए, क्योंकि इसको हम पढ़े नहीं हैं तो अभी बताना ठीक नहीं होगा। तो मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी होता है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, क्लियरली पता होना चाहिए, वॉल्यूम मत समझ लीजिएगा। मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, मोमेंटम। अब है कि मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, कैपिटल एम, और वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस है और टाइम अपॉन टाइम को कैपिटल टी, तो एम एल टी माइनस वन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। अब इसका यूनिट को लिखने बोले तो नहीं लिखा जाएगा क्या, मास केजी और मीटर, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी इंटू मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड इज द यूनिट ऑफ द मोमेंटम, ठीक है। यहां तक किसी को क्लियर, इस तरह से आप सबका डिराइव करिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। अभी हो सकता है किसी को फॉर्मूला ना याद हो, क्योंकि पढ़े नहीं ना, कैसे याद रहेगा, टॉर्क का पढ़े ही नहीं तो टॉर्क का याद नहीं, पावर भी नहीं पढ़े हैं। अब 10th में कोई पढ़ा होगा तो उसको याद होगा कि अच्छा पावर ऐसा होता है, एनर्जी और वर्क डन, ठीक है, फोर्स,
फोर्स तो पता है, कल निकाले भी थे, फोर्स का निकालने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, आप लोग निकाले हैं कल फोर्स का, ठीक है, वो तो रिपीटेशन हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे आप करेंगे, ठीक है। वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, टाइम हो गया, डेंसिटी, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, एनर्जी, सब आप डिराइव कर सकते हैं, टोटल का टोटल। तो अब हम लोग न्यूमेरिकल पार्ट पे आते हैं, आपको जानकारी हो गया कि कैसे निकालना है, ठीक है। और आप ये भी सीख लिए हैं थीटा के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, जो हम जानकारी अब अर्जित करना नहीं चाह रहे, अब हम लोग इस पे जाना चाह रहे हैं, कैलकुलेशन पे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो देखिए। डायमेंशंस के बारे में, डायमेंशन इज द फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी रेज। ये सब तो पुराना हो गया हम लोग के लिए, हम लोग के लिए ये सब पुराना हो गया। अब हम लोग चलते हैं अच्छे चीज़ों पे, जहाँ पे अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर, इन्होंने पूछा है पावर का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। तो पावर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो पावर का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, फार्मूला होगा तो उसको डायमेंशनल फार्मूला में हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए किया है, अगर आप लोग को मन है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप ये सब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा होगा हमारे लिए। देखिए, बोला पावर का डायमेंशनल फार्मूला आप लिख के दिखाइए, मैंने बोला ठीक है आपको मैं लिख के दिखाता हूँ पावर का डायमेंशनल फार्मूला। पेन का कलर मैं चेंज करता हूँ, ब्लैक। इन्होंने पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, द वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क क्या होता है? एनर्जी, और वर्क एक ही है, तो वर्क होता है एफ डॉट एस। अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं, मतलब एस ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये थोड़ा सा ऊंचा चीज़ है, अपर लेवल की, ये हमको जानकारी होना चाहिए कि एफ डॉट एस नहीं, एफ डॉट एस होना चाहिए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता करने की बात नहीं। एफ डॉट एस मीन तब ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी में। और नीचे टाइम है, तो फोर्स का भी हम लोग पढ़े थे, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर, तो फोर्स का हो गया। देखिए आप निकाल सकते हैं फोर्स का, इधर अलग से आप निकाल के लिखिए, जैसे फोर्स का इधर निकाल लीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास का कैपिटल एम, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अभी निकाले थे एल टी माइनस टू, अभी निकाले थे एक्सेलरेशन का, याद हो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं एल टी माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू ये फोर्स का डायमेंशनल फॉर्म, तो डायरेक्टली हम लिख दिए फोर्स का इनटू एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है और टाइम टाइम है, ठीक है। तो अब क्या हो गया? एल 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 स्क्वायर हो गया, तो क्या हो गया? एम एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, और टी एक नीचे है, माइनस दो ऊपर है, तो ऊपर जाके -3 हो जाएगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पावर। बोला इन्होंने कैलकुलेट करने, कर दिया। अब इसी का यूनिट लिखने बोले तो केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -3, दिस इज द यूनिट। देखिए ये हो गया केजी मीटर स्क्वायर एस टू दी पावर -3, यही आपका डायमेंशनल फार्मूला है इसका, ठीक है। तो हो गया। टॉर्क डिफाइन करना है तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क का, तो टॉर्क भी अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। देखिए अगर टॉर्क का निकालना है तो टॉर्क का भी निकल जाएगा। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क का होता है, तो आप टॉर्क का भी निकाल पाएंगे, ठीक है। अब एप्लीकेशन पे चलते ही आप सब निकाल लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है, आप जैसे चाहिएगा निकल जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला है निकालने के लिए, तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जानेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब देखिए इन्होंने कुछ आसान चीज़ें पूछा है जो आप आराम से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन लिखा है इसको देख के बिल्कुल डरना नहीं, नए लोग डरते एकदम नहीं, इतना आसान है। देखिए कितना आसान चीज़ पूछा है, पूछा फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी
विस्कस फोर्स इज गिवन बाय, विस्कस फोर्स दे दिया, ये सारा कुछ दे दिया, इसलिए दे दिया क्योंकि आपको पता नहीं, इनको भी पता है कि आप ये यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे, तभी आप विस्कस फोर्स पढ़े नहीं होंगे क्या होता है, तो इन्होंने लिख दिया, आसान कर दिया कि विस्कस फोर्स को मैंने दे रखा है, क्या दे रखा है, एफ वी इक्वस टू 6 पाई एन आर वी, और इस ये जो है इतना लंबा चौड़ा जो आप हम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, पढ़े नहीं तो सब क्लियर बता दिया, बोला फोर्स है ये, एफ वी को विस्कस फोर्स बोलेंगे, बहुत अच्छी बात है, ये फोर्स हो गया, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, जो कि ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, आर रेडियस है और वी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो इसका पूछा है उन्होंने, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ही पूछा है कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो इसको साइड कर दीजिए, बाकी को एक साइड रख लीजिए, तो क्या होगा, एफ वी अपॉन विस्कस फोर्स, एफ वी मीन्स विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई आर वी, और इसका मुझे निकालना है, तो बाकी इधर फोर्स का तो पता है, अभी हम लोग निकाले थे, एम किसी भी टाइप का फोर्स हो उसका एम एल टी माइनस 2 होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6 पाई, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का आपको पता है कि इससे डायमेंशनल लेस होता है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ 5 नंबर में है तो वो डायमेंशनल लेस होगा, उसका नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, आर का कोई नहीं होता, मतलब एम जीरो एल जीरो मतलब 1, कोई मतलब जीरो मत कर दीजिएगा, 1 मीन्स एम टू द पावर भी जीरो होगा, एल टू द पावर जीरो भी होगा, टी टू द पावर जीरो होगा, ए टू द पावर सब जीरो कांस्टेंट का, तो मतलब एनीथिंग रेज पावर जीरो इज इक्वल टू 1, तो इसका तो 1 हो गया कांस्टेंट का, आर, आर क्या बोला इन्होंने, यहाँ बोल दिया रेडियस ऑफ स्फीयर, तो रेडियस क्या होता है, एक लेंथ से उसको मेजर करते हैं रेडियस से, तो कैपिटल एल हो गया, वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है, इन्होंने बोला वेलोसिटी ऑफ लेंथ पर यूनिट टाइम, ये टाइम ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, आप देख लीजिए एल स्क्वायर है और ऊपर एक एल है, तो नीचे एक एल बचेगा, दो नीचे है एक ऊपर है, तो एक -1 ऊपर बचेगा, एम एल -1, और 2 टाइम और 1 टाइम ऊपर जाएगा, तो एल माइनस टी, तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, आपको दिख रहा हो, एम एल टू दी पावर -1 टी टू दी पावर -1, देखिए यही आया इनका भी, ठीक है, यही हो गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है उसका यूनिट ये होगा, सॉरी डायमेंशन ये होगा, ठीक है, यूनिट निकालना चाहे तो केजी पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसी तरह से आप सब का निकाल सकते हैं। अब आगे आइए, आज का सेशन एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग और अच्छे अच्छे चीज़ें सीखने जा रहे हैं आगे। अब देखिए इन्होंने बोला है सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑन इमेजनरी लाइन पर यूनिट लेंथ, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला। इन्होंने बोला कि आपने सरफेस टेंशन तो पढ़ा नहीं, तो मैं ही बता देता हूँ कि सरफेस टेंशन होता है कोई भी, ये लिक्विड है, लिक्विड का सरफेस है, ये लिक्विड का सरफेस है, ठीक है, तो ये लिक्विड सरफेस पे एक इमेजनरी लाइन खींच लीजिए जो सच में नहीं है, पर ऐसे खींच दीजिए, मान लीजिए कि ऐसा है, तो इस पर जो पर यूनिट लेंथ, अगर इतना लेंथ में देखें तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, टेंशन इस पे, इसी को हम लोग सरफेस टेंशन बोलते हैं। तो इन्होंने बता रहा कि सरफेस टेंशन डिफाइंड है, ये इस पे अभी मत जाइएगा, ये हमारा कोर चीज़ अभी नहीं है, अभी हमको इस पे ध्यान देना है, ये सब पढ़े नहीं है, हमको बस ये देना कि जो इन्होंने लिख दिया फॉर्मूला उसका हमको निकाल के इनको बताना है कि ठीक है मैं निकाल के देता हूँ। तो इन्होंने बोल दिया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऐसा होता है, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा, अभी याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और जब भी आपको एग्जाम में ये पूछा जाएगा यूनिट डायमेंशन चैप्टर में, तो या तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ ले होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो ये दे देगा, देखो ना इसमें दे दिया है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इन्होंने बता दिया है। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछा, तो फोर्स का भी हम लोग पढ़े थे एम एल टी टू दी पावर -2, और नीचे एक लेंथ है तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो गया, तो मास पे मास इंटू एल टू दी पावर -2, तो इसका यूनिट भी लिख सकते हैं केजी मीटर टू दी पावर मीटर टू दी पावर -2, इसका यूनिट हो गया सरफेस टेंशन का, ठीक है। आगे आते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सेम वही सब कुछ चलेगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए ये तो अभी हम आप लोग को दिखाए थे चार्ट, ये बस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटी को। तो और आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, अब आइए, हाँ अब देखिए आगे तो हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, लेकिन अभी कुछ कुछ जान लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए,
अच्छा क्वेश्चन है। अब दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियर। कैन देयर बी एनी फिजिकल क्वांटिटी विच हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन? कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है जिसका विच हैज नो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट भी नहीं है और उसका डायमेंशन भी नहीं है। तो अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे डेराइव, देखिए हम लोग तो 7 और 2 सप्लीमेंट्री 9 को तो याद रख सकते हैं कि हाँ 7 आपका ये है और बाकी 2 वो है, 9 हो गए टोटल। बाकी तो कितने नंबर्स है, हजारों में फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है। अभी देखे मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, फोर्स, एनर्जी, टॉर्क, फ्रीक्वेंसी, इसी तरह से एक है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन पढ़े नहीं हम लोग तो कैसे बताएंगे ये डायमेंशनल लेस है या नहीं है? जब स्ट्रेन पढ़ेंगे तब इस क्वेश्चन पे आइएगा, 1 सेकंड में आप बना दीजिए, 1 सेकंड में पता चलेगा अच्छा ये फिजिकल क्वांटिटी है, स्ट्रेन एक फिजिकल क्वांटिटी है लेकिन उसका यूनिट भी नहीं है और डायमेंशन भी नहीं है। तो ऐसा भी फिजिकल क्वांटिटी संभव है जिसका यूनिट भी नहीं है। देखिए कैन देयर बी a physical quantity which has no unit and dimension, which has no unit and dimension, तो हो सकता है। ये बोला है स्ट्रेन, हम पढ़े नहीं स्ट्रेन तो अभी आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेन पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन पे बैक आएंगे। फिर अभी पूछा है कैन अ फिजिकल क्वांटिटी हैव यूनिट्स विदाउट हैविंग डायमेंशन? कोई ऐसा हो सकता है फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट तो हो पर डायमेंशन नहीं है? अभी पढ़े थे थीटा, यही लिखा, देखिए आंसर भी है एस एंगल ऑफ द यूनिट रेडियन। देखिए थीटा पढ़े थे ना, एल अपन आर होता था, तो एल अपन आर में क्या होता है, इसका भी लेंथ इसका भी लेंथ दोनों कट गया तो डायमेंशन है ही नहीं कुछ, डायमेंशन लेस, लेकिन इसका यूनिट हम लोग माने हैं रेडियन, तो यूनिट है इसका रेडियन। रेडियन कैसे डिफाइंड आगे पढ़ेंगे। तो ये रेडियन है इसका यूनिट पर डायमेंशन नहीं है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब नीचे, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप जो है इतना इंपॉर्टेंट चीज सीखने जा रहे हैं, मीन्स अब आपका जो नॉलेज है उसका यूटिलाइजेशन होगा। देखिए क्या है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। आंसर करना मेरा मोटो नहीं रहेगा, मेरा मोटो रहेगा आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, ये जो क्वेश्चन लिखा है उसको ध्यान से समझिएगा। इसको समझ गए आंसर आ जाएगा, नहीं समझेंगे कभी आंसर नहीं आएगा, घूमते रह जाएंगे आंसर आएगा ही नहीं। देखिए इन्होंने लिखा है इफ वेलोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इफ वेलोसिटी v, टाइम कैपिटल T एंड फोर्स कैपिटल F। अब देखिए सबको ब्रैकेट में लिख रहा है, इसका मतलब है डायमेंशनल फॉर्मूला सबको ब्रैकेट में लिख रहा है। वेयर चूजन एज बेसिक क्वांटिटीज फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। इन्होंने क्या बोला है कि जब एसआई यूनिट वाले लेंथ को बेसिक मान रहे थे, फंडामेंटल मान रहे थे, मास को फंडामेंटल मान रहे थे, टाइम को फंडामेंटल मान रहे थे, मान लीजिए उस समय फोर्स को, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लेते हैं, मान के चलिए। अब क्या है, ये आप मान रहे हैं और इस पे आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, इसका मतलब आपको समझदारी यूनिट एंड डायमेंशन का हो चुका है, और इसको नहीं समझ पाए तो नहीं हुआ, फिर से आपको पीछे वीडियो जाके देखने की जरूरत है। तो देखिए क्या बोला कि जो हम लोग 7 फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हैं बेस में, फंडामेंटल में, वो उन्होंने मास को क्या माना था, बेसिक माना था, ठीक है। मान लीजिए उस समय वो वेलोसिटी को बेसिक मानता, जबकि वेलोसिटी हमारा क्या है, डेराइव्ड है, लेंथ पर यूनिट टाइम है। लेकिन वो बोला कि मान लीजिए ना कि इसको वो माना होता कि वो जो 7 क्वांटिटी उसमें वो सबको हटा के वेलोसिटी को माना होता फंडामेंटल, और मास को इससे डेराइव करेंगे, और बोला फोर्स को माना होता फंडामेंटल, जबकि फोर्स फंडामेंटल नहीं, आपको पता है मास टाइम और लेंथ से डेराइव करके आया है फोर्स। और इन्होंने बोला कि मान लीजिए ये आपका क्या हो गया, फोर्स को उन्होंने माना है फंडामेंटल, और उसका वो भी दे रखा है हम लोग को कि उसका ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी दे रखा है, अंडर वी ब्रैकेट अंडर एफ, और टाइम को बोला है, टाइम को तो माना ही फंडामेंटल, टाइम तो चलो ठीक है, बोला ये तीनों को मान लो उन्होंने फंडामेंटल माना होता शुरुआत में, तो उसके हिसाब से मास डेराइव्ड हो जाएगा। बोल रहा है, ये खुद बोल रहा, हो जाएगा नहीं, ये खुद बोल रहा है कि मास को डेराइव्ड मानिए, मास को फंडामेंटल मत मानिए, आप फोर्स को फंडामेंटल मानिए, वेलोसिटी को फंडामेंटल मानिए और टाइम को फंडामेंटल। तो मास का क्या होगा अगर ऐसा माना होता, तो निकाल देंगे, सिंपल, हमको पता है कुछ भी नहीं है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताइए मास का क्या होगा, तो ऐसा ये क्वेश्चन पूछ सकता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये फंडामेंटल है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल टू मास
इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, क्यों वेलोसिटी में लिखे, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी को फंडामेंटल माना है, सब फंडामेंटल में ही लिखते हैं ना हम लोग। टाइम भी फंडामेंटल माना है, फोर्स भी फंडामेंटल, मास निकल जाएगा। देखिए मास का अब हमको निकालना है F इंटू टी डिवाइडेड बाई वी। तो F का उन्होंने खुद दे के रखा है कि आप इसके कैपिटल F इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, टाइम भी इसका डायमेंशन मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आप बोलिए, और V इसका है, हम बोले ठीक है। तो अब देखिए ये जो मास है वो तीनों फंडामेंटल में आ गया। एक्चुअली ये फंडामेंटल नहीं, इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है, आप मानिए, तो मान लिया, तो आ गया आंसर F टू द पावर 1 T टू द पावर 1 और V टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मास if velocity is considered as fundamental, force is considered as fundamental and time is considered as fundamental। ठीक है, तो ये एप्लीकेशंस इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। तो है ना, अब क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आपको लिखने की ज़रूरत है, ये जब फंडामेंटल ये यूनिट एंड डायमेंशन में जब हम हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये क्वेश्चन भी आता है इससे एग्ज़ाम में। ठीक है, कहाँ गया, ये है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, किताब को पढ़ लीजिए फिर मैं समझाता हूँ। देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, टू फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बट देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन इन डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन। मैं इसको बताता हूं, यह है किताबी लैंग्वेज। अब क्या है सो देखिए, मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि आप ₹5 आपके पास है प्लस 5 डॉग्स। मैंने ऐसा बोला आपको लिखने के लिए, कैसा लग रहा है देख के, अच्छा लग रहा है क्या? ₹5 प्लस 5 डॉग्स दोनों के जोड़ के क्या मिलेगा मुझे? ₹5 प्लस 5 डॉग को जोड़ के क्या मिलेगा? वेरी गुड। दूसरा देखिएगा, एग्जाम्पल बस सुनिए फिर मैं आता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। 5 मीटर, 5 मीटर कोई दूरी है, ठीक है। इसके बाद 10 kg या 10 क्विंटल या 10 लीटर, 10 लीटर, 10 लीटर कैसा लगा सुन के? 10 लीटर, ठीक है। देखिए यही बोलता है इन्होंने कि ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ से दिल्ली गए वाया कानपुर तो आप ये बताइएगा कि यहाँ से कानपुर 20 किलोमीटर और वहाँ से दिल्ली आपका 25 किलोमीटर, तो टोटल 45 किलोमीटर। तो यहाँ से वहाँ तक किलोमीटर, फिर आप प्लस किलोमीटर किए। तो इन्होंने यही बता रहा कि जब कभी भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप करेंगे, जैसे मैं आपको बोला कि आपको मैंने ₹5 दिए, ₹5, और आप मुझे उसके बदले में सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते ₹5 प्लस 5 डॉग्स, ₹5 माइनस 5 पपीता, ऐसा आप नहीं कर सकते। सेम जो आपका फिजिकल क्वांटिटी का रहेगा, सेम आपका डायमेंशन, सेम डायमेंशन को ही हम एक दूसरे में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं, ठीक है। कोई भी अलग अलग फिजिकल, लेकिन देखिए यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये बोला डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। क्यों? देखिए कर सकते हैं, हम बोलते हैं ना कि हमने 12 केला ₹20 में खरीदा, देखो
या हमने 5 मीटर 7 सेकेंड में चला, देखिए डिवीजन हो गया, मीटर बटे सेकेंड, मतलब कैपिटल एल अपॉन टाइम चलेगा, लेकिन एल प्लस टाइम नहीं चलेगा। मतलब ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं कि मैंने 5 मीटर चला, ठीक है, और 2 सेकेंड, ये ऐड आप नहीं कर सकते हैं। आपको ये बोलना होगा कि 2 सेकंड में आप कितना दूरी चले वो निकाल के लाइए, उसी को आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन डिवीजन कर सकते हैं कि 5 मीटर मैंने 7 सेकंड में चला, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं कि फाइव न्यूटन का फोर्स जो है वो 5 मीटर तक लगा, 5 मीटर की दूरी तक 5 फोर्स न्यूटन लगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं 5 न्यूटन प्लस 5 मीटर, 5 न्यूटन माइनस 5 मीटर। मीन्स एकदम साफ साफ इन्होंने कहा कि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन चलेगा, देखिए ना, मीटर पर सेकेंड चलेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी चलेगा। देखिए एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कभी भी दो क्वांटिटी को जब हमको ऐड करना है तो सेम डायमेंशन होना चाहिए, अलग अलग डायमेंशन को हम नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे आप ये समझिए, हम कहीं भी किसी अगर मैं मार्केट में अगर कपड़ा खरीदने गया तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मैं 5 मीटर स्क्वायर प्लस 5 मीटर क्यूब का कपड़ा ला, 5 मीटर स्क्वायर प्लस 7 मीटर स्क्वायर आप कर सकते हैं, 5 मीटर कर सकते हैं, 5 किलोमीटर कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है, डायमेंशन सेम है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 5 मीटर प्लस 5 मीटर स्क्वायर, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। ये अलग अलग डायमेंशन, इसका लेंथ डायमेंशन, इसका लेंथ स्क्वायर डायमेंशन है, आप ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही बोलता है। बाकी आगे क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। पर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एकदम अलाउड है, देखिए ना कितना अच्छा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अलाउड है, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, अलाउड है कि ऊपर लेंथ है नीचे सेकेंड है, ठीक है ना। लेकिन ये अलाउड नहीं है, आप ऐसा कहीं नहीं बोल सकते कि 5 मीटर प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर मीटर प्लस 3 सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसा नहीं कर सकते, ये इनवैलिड चीज़ है, ये इनवैलिड चीज़ है। सेम जो अब डिवीजन कर सकते हैं, देखिए, तो यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये हमको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी पे सोल्व हो गए, ये नहीं आपको पता होगा तो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होगा। तो आते क्वेश्चन पे, आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या किया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन तुरंत आ भी गया है उसके ऊपर। इन्होंने बोला है, देखिए इन्होंने बोला है कि ये कोई रिलेशन है, मुझे नहीं पता ये क्या है, अल्फा अपॉन टी स्क्वायर। इसको देख के डरना नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ, बहुत आसान है। जितना भारी इक्वेशन दिखे एग्जाम में उतना वो आसान रहता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। जितना भारी इक्वेशन आपको दिखेगा उतना ही आसान रहता है वो क्वेश्चन। देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए। इन्होंने बोला है, क्वेश्चन है, हम इसको सोल्व करते हैं। अल्फा अपॉन टी स्क्वायर प्लस एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अल्फा एंड बीटा। हेयर टी इक्वल्स टू टाइम बोल दिया है, एफ को फोर्स बोला, वी को वेलोसिटी बोला और एक्स को डिस्टेंस बोला, बस तो आसान हो गया क्वेश्चन। तो इन्होंने पूछ रहा है अल्फा और बीटा का बताइए, तो मैं बता दूंगा। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये क्वेश्चन है, कैसे, अभी देखिए बनाएंगे तुरंत समझ में आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ये क्वेश्चन कैसे है। इन्होंने बोला अल्फा अपॉन टी स्क्वायर, अगर यहाँ नहीं दिख रहा तो वहाँ आपको दिखता होगा, इज इक्वल्स टू एफ वी प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। इन्होंने इतना बोला, ठीक है। अब बोला अल्फा और बीटा का आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, जबकि टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ फोर्स को, वी वेलोसिटी को और एक्स डिस्टेंस को कर रहा है। तो बहुत अच्छा, जिसका जिसका मुझे पता है पहले उसका लिख लेते हैं, ठीक है ना। अल्फा अपॉन टाइम का पता है, लिख लिया। फोर्स का पता है एम एल टी माइनस 2, वेलोसिटी के पता है एल अपॉन टी, प्लस बीटा का नहीं पता, इसी का तो निकालना है, और एक्स का उन्होंने डिस्टेंस बोल दिया था, एल स्क्वायर मैंने लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है, देखिए इसको देखिए, तो इसमें कोई भी अल्फा बीटा टाइप का कुछ है नहीं है, ये टोटल जो इसमें क्वांटिटी है वो आपका जो 7 बेस क्वांटिटी पढ़े हैं उसी में से सब है। मास पढ़े हैं, लेंथ पढ़े हैं, टाइम पढ़े हैं, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिर्फ बीच वाला को। बीच वाला क्या आ रहा है देखिए, तो अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टाइम एक ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर दिखना चाहिए आप लोग को, क्लियर दिखना चाहिए, एम
एम एल स्क्वायर टी टू द पावर -3 प्लस बीटा अपॉन एल स्क्वायर। अब देखिए एक चीज तो क्लियर हो गया हम लोगों को, अभी हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में कि दो क्वांटिटी को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो। तो देखिए ये इसमें ऐड किया हुआ है ना, तो ये दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम होगा। अगर ये वेलोसिटी होगा तो इसको भी वेलोसिटी होना पड़ेगा, अगर ये लेंथ होगा तो इसको भी लेंथ होना पड़ेगा, ये अगर टॉर्क होगा तो इसको भी टॉर्क होना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायमेंशनल क्वांटिटी को ही हम जोड़ सकते हैं एक दूसरे। तो ये दोनों को बराबर कर दीजिए, देखिए बी निकल जाएगा। तो बराबर करने से क्या निकला, एम एल टी स्क्वायर, मीन्स डायमेंशन बराबर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं, दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं बराबर। ये हो सकता है कि 5 न्यूटन का फोर्स हो, ये 10 न्यूटन का फोर्स हो, पर है दोनों न्यूटन ही, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दोनों न्यूटन ही होना चाहिए। तो दोनों का डायमेंशनल जो फॉर्मूला उसको इक्वेट कीजिए, तो बीटा अपॉन एल स्क्वायर, तो एल इधर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो आ गया बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इज नथिंग बट एम एल टू द पावर 4 टी टू द पावर -3। ये क्या हो गया, बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। देखिए इसका आंसर आया होगा, इधर कहीं लाया होंगे, एम टू द पावर 1, सॉरी बीटा का कहाँ लाया इन्होंने आंसर, ठीक है, ऐसे आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है, आंसर से मतलब आपको नहीं रखना, यही तरीका है, इसी तरह से आपको बनाना है। ऐसे देख लीजिए, एम पर पावर 1, एल पर पावर 4 और टी पे पावर -3, ठीक है, एम पे पावर 1, एल पे पावर 4 और टी पे पावर -3, ठीक है, ये आ गया बीटा का। अब देखिए अगर ये दोनों को जोड़ के सपोज ये 5 न्यूटन फोर्स है, ये 5 न्यूटन फोर्स है, तो दोनों के जोड़ के कुछ न्यूटन ही फोर्स आएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों को जोड़े 5 न्यूटन फोर्स इक्वल टू 5 मीटर डिस्टेंस, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये दोनों न्यूटन प्लस न्यूटन ऐड हुआ, मीटर प्लस मीटर ऐड हुआ, तो इधर भी मीटर ही आएगा, 10 मीटर प्लस 20 मीटर इक्वल टू 30 मीटर, तो इधर भी मीटर होगा। तो एक चीज पक्का हो गया कि इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला इसके बराबर ही होगा, सिंपल। नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा। तो अब क्या है, हम लोग बीटा आपका निकल गया, अल्फा का निकाल लीजिए। अल्फा भी क्या करना है, अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वही डायमेंशनल फार्मूला इसका है, तो दोनों को जोड़ने से भी वही डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला तो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। 5 रुपया प्लस 5 रुपया इक्वल्स टू 15 रुपया, 10 रुपया, तो रुपया 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 ही रह गया। तो फिर से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ दिस, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया एम एल स्क्वायर, और 3 इधर है 2 इधर, तो यहाँ पे माइनस प्लस है तो -1 यहाँ होगा। तो एम एल टू द पावर 2 और टी टू द पावर -1 इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इन द गिवन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो आप यहाँ से आइए और देख लीजिए अल्फा का आ गया होगा एम एल स्क्वायर टी -1, ठीक है। तो अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को फॉलो करके क्वेश्चन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर हो रहा तो एक बार फिर से देख लीजिए, हमने कुछ नहीं किया, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, अगर ये दोनों क्वांटिटी ऐड है आपस में तो दोनों का क्या होगा, दोनों का आपका डायमेंशनल फार्मूला सेम होना ही पड़ेगा। तो दोनों को सेम कर दिया, बीटा निकल गया। अब दोनों को जोड़ने से जो आएगा उसका भी डायमेंशनल फार्मूला सेम आएगा, तो अल्फा निकल गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। एंगल को अभी जो बताए थे वही है, देख लीजिए फिर, ये आप लोग की ज़रूरत का चीज़ है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं बताया हूँ कि थ्योरी मैं उतना बताऊंगा जितना मोर देन सफिशिएंट आपका सारे एग्जाम के लिए होगा। ऐसे थ्योरी पढ़ाने में मुझे इंटरेस्ट थोड़ा कम लगता है। अब देखिए क्वेश्चन पे आइए, खूब मज़ा आएगा, खूब क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम लोग, और यही एक असली तैयारी होती है, क्वेश्चन सोल्व करना। देखिए की पॉइंट्स अबाउट डायमेंशन, एंगल एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर डायमेंशनलेस। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशनलेस होता है, कैसे वो आपको बताए भी थे, और नहीं तो एक बार रिवाइज कर देते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मतलब इन लोग साइन का बात करना चाह रहा है, आ रहा है गेम में अब धीरे धीरे साइन मैं बोला था ना अभी बहुत आएगा, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ। साइन थीटा क्या होता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल है उसका ये हाइपोटेन्यूज ये होता है आपका परपेंडिकुलर पी, और इसका होता है बी आपका बेस। तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल होगा, और एच क्या है, ये भी एक लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला एल होगा। तो कैंसिल हो गया, तो कैंसिल हो गया, क्या मिला, डायमेंशन लेस, डायमेंशन है ही नहीं, डायमेंशन है नहीं है। तो वही बोल रहा है कि एंगल्स
एंगल तो अभी देखा है दिस बाय दिस, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितना है साइन कॉस टेन सब तो लेंथ का रेशियो, दो लेंथ का रेशियो, कोई ये इसका रेशियो, कोई इसका रेशियो, कोई इसका रेशियो है, कोई इसका रेशियो है, कोई दो का रेशियो है, तो हमेशा लेंथ बाय लेंथ कट जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। बहुत अच्छा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। अब आ जाइए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आर डायमेंशनल लेस देयर एंगल ऑफ फंक्शन। अच्छा अब क्या है, ठीक है। अब इसको अभी जो हम लोग पढ़े थे देख लीजिए कैसे डिफाइंड है ये थीटा। ये थीटा को इन्होंने डिफाइंड किया, दिस थीटा इज, अगर ये एक सर्कल है, ये सर्कल, तो ये लेंथ दोनों बराबर हो गए, रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इन्होंने बोला है कि ये जो आपका आर्क लेंथ है, या फिर इसको कर्व लेंथ बोलिए, ये जो कर्व लेंथ है उसको अगर हम ये रेडियस इधर वाला लीजिए, इधर वाला बराबर लेंथ है, तो यही आपका थीटा होगा। प्लेन एंगल इतना ही थीटा बनाता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, तो ये भी डायमेंशनल लेंथ हो गया। तो थीटा भी डायमेंशनल लेस है, साइन थीटा भी डायमेंशनल लेस है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा सब डायमेंशनल लेस है, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन बनाते हैं जब ये समझ में आ गया तो। और ये कैसे थीटा परिभाषित है देखिए, पढ़े होंगे आप लोग, 10th में ही पढ़े होंगे। अब आगे आइए, तो ट्रिगोनोमेट्री में जाइएगा तो फिर पढ़ेंगे। अब आगे आइए, क्वेश्चन बनाते हैं इस पे जब समझ में आ गया। बोला इन्होंने, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बोला है कि कॉस अल्फा एक्स, जहां पे एक्स को डिस्टेंस बोलना चाहिए, इन्होंने अल्फा एक्स को डिस्टेंस बोल दिया, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया बुक में, आप इसको जस्ट मैं बोल देता हूँ। कॉस अल्फा एक्स एक क्वेश्चन है, कॉस अल्फा एक्स, कॉस अल्फा एक्स। अभी मत पूछना है कि ये सब क्या है, अल्फा एक्स कैसे आया, वो सब आगे पढ़िए, इसको आप थीटा मान के बस चलिए अभी, और कुछ नहीं मानना, ठीक है। यहाँ पे एक्स को इन्होंने डिस्टेंस बोला, वहाँ अल्फा एक्स इक्वल टू डिस्टेंस बोल दिया, वो गलत है, एक्स डिस्टेंस है। तो अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला आप बताइए, अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। तो निकाल लेंगे हम लोग, डायमेंशनल फार्मूला निकालने में क्या है, तो आपको पता है ये क्या है, कॉस अल्फा एक्स है, लेकिन हम तो कॉस थीटा पढ़े, अल्फा एक्स तो पढ़े नहीं, तो हम थीटा से सारा काम चलाएंगे। तो थीटा को लिख देंगे अल्फा एक्स के बराबर, थीटा को क्या लिख देंगे, अल्फा एक्स के बराबर। तो थीटा अगर अल्फा एक्स हो गया, अब एक्स को डिस्टेंस इन्होंने खुद क्वेश्चन में बोला है, तो डिस्टेंस का आपको पता है क्या, डिस्टेंस का आपको पता है लेंथ होता है कैपिटल एल, तो अल्फा हमको निकालना है। थीटा का क्या होता है, अभी पढ़े थे, डायमेंशनल लेस होता है। तो डायमेंशनल लेस मतलब एम पे भी पावर 0, एल पे भी पावर 0 और टी पे भी पावर 0, तो सब पे पावर 0 मतलब 1, ठीक है ना। देखिए ये गलती मत कीजिएगा, थीटा इक्वल्स टू अल्फा एल आया ना, इसको मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए। थीटा इक्वल्स टू अल्फा एक्स, एक्स इन्होंने खुद लेंथ बोल के रखा है, और थीटा का भी हम लोग पढ़े हैं, एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 0, टी टू द, हर चीज़ पे पावर 0, किसी भी चीज़, डायमेंशन लेस है ना, डायमेंशन है ही नहीं इसमें। अल्फा इंटू एक्स उन्होंने लेंथ बोला है, डिस्टेंस तो कैपिटल एल हो गया, और हर चीज़ पे पावर 0 मतलब 1, अल्फा इंटू एल, तो अल्फा का हो गया 1/L, तो अल्फा का हो गया एल टू दी पावर -1। तो अल्फा का क्या आ गया डायमेंशन, एल टू दी पावर -1। देखिए इसका भी आया होगा एल टू दी पावर -1, ठीक। वहाँ पर सिर्फ लिखने में वो गलती हो गया, मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आए, चलिए ठीक है, एकदम बढ़ते चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है साइन के एक्स अपॉन टी, साइन के एक्स अपॉन टी लिखते हैं हम लोग, साइन के एक्स अपॉन टी, और के एक्स अपॉन टी को हम कुछ नहीं, सिर्फ थीटा जानते हैं हम लोग, अभी पढ़े नहीं उतना आगे, के एक्स टी सब पढ़े क्या, अभी इतना मुझे जानकारी नहीं। मैं बस लिखूंगा साइन, सॉरी मैं लिखूंगा साइन के एक्स अपॉन टी। ये अब इसमें क्या उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, हाँ उन्होंने बोला है कि जहां पर एक्स डिस्टेंस है, ठीक है, और टी टाइम है, लिखा नहीं टी टाइम है, एक्स डिस्टेंस है और टी टाइम है, तो उन्होंने किसका पूछा है, कैपिटल के का, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो निकालते हैं। हम लोग को पता है साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, के एक्स अपॉन टी, तो हमको ये भी पता है थीटा का क्या होता है, m0 l0 t0 मतलब 1, डायरेक्टली इधर इधर 1 हो गया, के का निकालना है, एक्स उन्होंने डिस्टेंस बोल रखा है तो कैपिटल एल होगा, टी को टाइम बोल रखा है तो टी, यहाँ से के निकल गया, के क्या निकल गया, टी अपॉन एल, जिसको टी इंटू 10 टू दी पावर -1 बोलेंगे, ठीक है।
दिख रहा होगा आप लोग को, विजिबल है, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया के का, देखिए टी टी इंटू एल टू द पावर -1 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जितना क्वेश्चन करेंगे यूनिट डायमेंशन, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, ये आपका क्लियर रहेगा क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन तो यहीं पे है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये एक्चुअली थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है। ये बोला ऑल एक्सपोनेंट्स आर डायमेंशनलेस, बेस शुड बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। बोलता है जितने भी आगे आप मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, ऐसे अभी तो पढ़े नहीं, लेकिन ये बोल रहा है कि जब भी आप आगे पढ़ेंगे तो e टू दी पावर x, जितना भी यहाँ x की जगह कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, तो ये हमेशा नीचे वाला जो क्वांटिटी है वो हमेशा एक नंबर होगा। ई का वैल्यू भी आप लोग को पता होगा शायद 2.713 या कुछ होता है, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं याद है। ई का वैल्यू कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ई क्या है, एक नंबर है ना। और ये यूज होता है, ये यूज क्यों होता है, ई टू द पावर एक्स, ये यूज होता है किसी भी ग्राफ के वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए, हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए यूज होता है, और काफ़ी स्पीड रेट से बढ़ाने के लिए। किसी भी ग्राफ को एक्सपोनेंशियल रेट आप सुने होंगे कि अच्छा भारत का तो रन एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, ठीक है, मतलब काफ़ी स्पीड से रन बना है अभी पिछले 3-4 ओवर से, बहुत स्पीड से मारा। तो एक्सपोनेंशियल किसी भी चीज़ को पॉजिटिव बनाने और उसको एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ाने के लिए हम लोग इस ग्राफ को, मतलब हाई रेट, एक्सपोनेंशियल क्या, बहुत हाई रेट से बढ़ाने के लिए, काफ़ी ज़्यादा दर से बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल का यूज करते हैं। तो ये एक नंबर है, तो बोला इसके ऊपर भी जो कुछ रहेगा, ठीक है, वो हमेशा डायमेंशन लेस रहेगा, एक नंबर ही रहेगा, ठीक है। तो वो एक हमेशा क्या होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा। तो हमको याद रखना है अब के बाद से कि कोई भी अगर एक्सपोनेंट आ जाए एक्सपोनेंशियल इस टाइप का, तो उसके ऊपर ये सब डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये खुद एक नंबर है एक्सपोनेंशियल, ये यूज होता है किसी भी चीज़ को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए। इससे ग्राफ कभी निगेटिव नहीं आया। जब हम पढ़ेंगे कैलकुलस तो ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यूनिट एंड डायमेंशन के लिए बस इतना ही हमको याद रखना है कि इसके ऊपर जो भी रहेगा वो डायमेंशन लेस रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर एक नंबर रहेगा। तो आप आ जाइए, किस पे आ जाएं, इस पे क्वेश्चन है। ये इन्होंने बोला है कि एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, अल्फा ई टू दी पावर अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, इसमें आप अल्फा का डायमेंशन बताइए। तो मैंने बोला ठीक है मैं अल्फा का डायमेंशन बता दूंगा। अभी आपने बताया कि नंबर के ऊपर एक नंबर ही रहेगा, तो अगर ये नंबर है माइनस प्लस से तो कोई अंतर नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से कोई अंतर पड़ता है। अभी पहले ना डायमेंशन कोई मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ बताता ही नहीं, तो डायमेंशन को खत्म, इसको माइनस को खत्म कीजिए। डायमेंशन जो है वो मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बताता है, इंटू टी स्क्वायर। इसका डायमेंशन जो है वो एम पे भी 0, एल पे भी 0, टी पे भी 0, ए पे भी 0, कैंडेला पे भी 0, और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी सब पे 0, क्योंकि ये डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो हर चीज़ पे पावर 0 मतलब 1 हो गया। तो अल्फ़ा टी स्क्वायर का डायमेंशन कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब यहाँ से इधर आ जाते हैं, अल्फ़ा का डायमेंशन क्या होगा, ये टी का 1/t² हो जाएगा, तो टी टू दी पावर -2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा इन दिस गिवन क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद लॉगरिथम का भी सेम चीज़ है। लॉग को क्या करते हैं, किसी भी चीज़ों को जिसमें निगेटिव, इसमें क्या था, इस दोनों में बस एक बेसिक अंतर बता देता हूँ, ऐसे अभी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ। ई टू दी पावर एक्स और लॉग एक्स में जो मुझे बेसिक समझ में आया वही है, बाकी इसका बहुत यूज़ है आगे जब हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे इसके बारे में, लॉग फंक्शन के बारे में और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। अभी देखिए ई टू द पावर एक्स जो है उसका ये पढ़े थे हम लोग, दिस इज एफ एक्स अगर ई टू द पावर एक्स है तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये पूरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, पूरा डिपेंडेंट वेरिएबल, और ये सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्स कुछ भी ले सकता है, -∞ से +∞, कुछ भी इसमें डाल दीजिए चलेगा, पर y जो है हमेशा, मतलब एफ एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। लॉग में क्या होता है, अच्छा ये क्यों यूज होता था, ग्राफ को स्पीड करने के लिए, काफ़ी स्पीड, रेट ऑफ चेंज को बहुत बढ़ा देता है, रेट को बहुत बढ़ाने के लिए यूज होता है ये वाला। और लॉग क्या होता है, लॉग ई टू द पावर, यहाँ ई और यहाँ एक्स, इसमें क्या है, एक्स निगेटिव लेगा ही नहीं, एक्स इसको पॉजिटिव 0 भी नहीं लेता है,
ज़ीरो के, हाँ ठीक है, ज़ीरो पे ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट ये सब अभी मैं क्या बताऊँ, ये सब अभी पढ़े नहीं, क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट सब वहाँ पढ़ना हम लोग को कैलकुलस में, ठीक है। तो रहने दीजिए। तो ये क्या कहता है, ये बोलता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कहीं से कहीं ले लेंगे, पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को सिर्फ पॉजिटिव आंसर देंगे। ये बोलता है कि भाई देखो, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही पॉजिटिव लेंगे, बाकी डिपेंडेंट वेरिएबल आप माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आप कुछ भी ले लीजिए। ये दोनों का यही खासियत है, जो कि हम लोग डिटेल पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये भी एक नंबर जैसा ही है। इस ये ग्राफ को स्लगिश करता है, ये रेट को बढ़ाता था ना, ये स्लगिश करता है, ये रिस्पॉन्स को काफ़ी धीरे कर देता है। देखिएगा आप आगे पढ़ेंगे तो ये ऐसे इसका ग्राफ होता है, स्लगिश जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है लॉग एक्स का, ठीक है। ये सब कैलकुलस का चीज़ है, अभी ज़रूरत नहीं इसका, डिटेल में जाएंगे तब, अभी कुछ पता ही नहीं, हवा ही नहीं लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो अभी हम वो सब छोड़िए, अभी बस ये जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड इट्स आर्गुमेंट आर डायमेंशनलेस। लॉगरिथमिक फंक्शन खुद और इसका एक डायमेंशन दोनों जो है, सॉरी, और इसका जो आर्गुमेंट है, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं ऊपर वाले को, ये खुद फंक्शन और आर्गुमेंट दोनों डायमेंशनलेस होता है। तो कभी भी लॉग का आ जाए तो हम उसको डायरेक्ट डायमेंशनलेस करके निकालेंगे क्वेश्चन को। तो निकालिए, एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने, तुरंत दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है लॉग ए। अच्छा, क्वेश्चन आगे दिया शायद, ये बस ये बताया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, देखिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आराम से बना लेंगे, अभी तुरंत बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, लॉगरिथमिक आएगा तो उसको भी याद रखेंगे हम, बस बन जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को मैं इधर करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इन्होंने बोला है अल्फा इक्वस टू, खूब क्वेश्चन बनाइए, जितना बनाइएगा कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, नहीं बनाइएगा एग्जाम में फंस जाइएगा। साइन बीटा टी, ठीक है। ऐसा एक इक्वेशन दिया है, क्या है, किसका इक्वेशन है मुझे नहीं पता ना, मुझे जानने की ज़रूरत भी है, मैं यूनिट डायमेंशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसलिए जानने की ज़रूरत ही नहीं, बस इसका यूनिट और डायमेंशन से हमको मतलब है। अल्फा इक्वस टू दिस, यहाँ पे v को वेलोसिटी, एफ को फोर्स और t को t इन्होंने दे रखा। एफ को फोर्स बोला, v को वेलोसिटी बोला, t को टाइम बोला। अब बोला अल्फा और बीटा का निकालिए, निकाल लेंगे, तुरंत निकाल लेंगे। तो देखिए बीटा तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये साइन के अंदर है। तो हम पढ़े थे अभी कि साइन के अंदर जो थीटा होता है वो क्या होता है, 1 होता है, उसका मतलब डायमेंशन लेस होता है। तो 1 इक्वल्स टू बीटा इंटू टी डायरेक्ट कर दीजिए, तो बीटा तो निकल गया 1 अपॉन कैपिटल टी, तो टी टू दी पावर -1, तो बीटा का तो आ गया डायरेक्टली, टी टू द पावर -1 बीटा का होगा। देखो आंसर आ रहा है क्या, हाँ देखिए वहाँ बीटा का टी टू द पावर -1। अब अल्फा का निकालना है, तो अल्फा का निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी समझें तभी क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बने। या डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन क्या बोलता था, हम लोग डायमेंशन का एक ये भी तो एप्लीकेशन पढ़े थे कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन का जो इक्वेशन के बराबर के इस साइड जो डायमेंशन है वही बराबर के इस साइड भी होना चाहिए ना। 5 रुपये प्लस 5 रुपये जोड़ें, 5 रुपये आएगा, 5 मीटर पर सेकंड प्लस 5 मीटर पर सेकंड जोड़ेंगे तो 10 जो मीटर पर सेकंड आएगा 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा ना इस साइड, वो तो दूसरा नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 मीटर पर सेकंड प्लस 10 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 10 न्यूटन 20 न्यूटन आ जाएगा, तो मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो वही है आपका डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में, इक्वेशन की इस साइड जो डायमेंशन है उस साइड भी वही होना चाहिए। तो एक चीज़ तो पक्का होगा, आप देखिए बीटा का निकल गया, मैंने इरेज कर दिया। अब साइन, पूरा साइन जो है वो क्या है, डायमेंशन लेस है या डायमेंशन होता है, डायमेंशन लेस अभी पढ़े थे। ये क्या होता है, लेंथ अपॉन लेंथ। अरे भाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज तो होता है, ये भी लेंथ बाई लेंथ। तो ये तो पूरा डायमेंशन लेस है, इसका कोई डायमेंशन ही नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। तो जो इसका डायमेंशन होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1, m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 और t टू द पावर 0 और बाकी सब 0। तो ये इसका तो कुछ डायमेंशन नहीं होगा, अभी हम लोग पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन डायमेंशन लेस होता है। तो बचा ये बेचारा, इसका जो डायमेंशन होगा भी यही होगा इसका। तो अल्फा का डायमेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स का डायमेंशन बाई वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन, जो इसमें दे रखा वेलोसिटी स्क्वायर का डायमेंशन इंटू 1, क्योंकि इधर का 1 होगा। अल्फा का डायमेंशन विल बी इक्वल टू, फोर्स का भी हम लोग पढ़े थे mlt-2, याद नहीं तो मास इंटू एक्सेलरेशन करके निकाल लीजिए। और वेलोसिटी का भी पढ़े थे l अपॉन टी, और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, टी स्क्वायर ऊपर चला गया और टी स्क्वायर ऊपर एक है पहले से, माइनस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर ऊपर गया तो कैंसिल होकर टी 1 हो गया, टी खत्म। और एल स्क्वायर नीचे और
एल एक ऊपर, तो एल पे पावर -1, तो एम एल टू दी पावर -1 टाइम है ही नहीं, इसमें नहीं है। देखिए यही आंसर है। सॉरी, अल्फा कहाँ निकला इसका, हाँ देखिए एम टू दी पावर 1 और एल टू दी पावर -1, ठीक है, टाइम का नहीं है। तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। तो इस इक्वेशन में इसका क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा, मतलब अब मुझे ये जानना है कि इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये अल्फा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा था एम एल -1, मास मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा। लेकिन बिना डायमेंशनल फार्मूला जाने हम निकाल सकते थे मास पर यूनिट लेंथ, मतलब अगर कोई 1 मीटर का रॉड है तो उसके कितनी वजन है, 2 मीटर का रॉड है तो उसकी कितनी वजन है, वो अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कब पता चला हमको, डायमेंशनल फार्मूला पता करने के बाद कि ये है क्या, अल्फा तो दिख रहा है लेकिन अल्फा क्या है, वेलोसिटी है, फोर्स है, मास है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, एम्पियर है, क्या है ये, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से पता चला कि अच्छा ये तो लीनियर मास डेंसिटी, अभी हम लोग पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी को, मतलब मास पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करे। तो कैसे पता चला, क्योंकि हमको यूनिट एंड डायमेंशन का नॉलेज है, नॉलेज नहीं होता तो नहीं पता चलता। ऐसा भी हो सकता है MLT -2 आ जाता तो डायरेक्ट बोलता है ये तो फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, लेकिन सब यूनिट डायमेंशन पता करने के बाद ही पता चलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे क्या है आपका, प्रीव्यू में जाएंगे, प्रीव्यू में जाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, ऊपर कर दिया मैंने, ठीक है। अब फिर वही लॉग डाल दिया है, आप लोग खुद से बनाइए क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन लिखवा दूंगा, आप लोग देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए, आप लोग खुद से बनाइए। अल्फा इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर लॉग ई इंटू दिस, एफ फोर्स है, वी वेलोसिटी है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ सॉरी अल्फा एंड बीटा। तो आप यहीं से निकालिए, फिर आपको पता है कि लॉग क्या डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसको 1 के बराबर कीजिए, यहाँ से ये निकल जाएगा, फिर ये निकल गया तो इसका जो डायमेंशन होगा अल्फा का डायमेंशन होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि अब आप लोग को करने की ज़रूरत है इतना। ये देखिए आपका अब क्वेश्चन, मतलब आप आराम से सब कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सब कर पाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा चीज़ है, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला भी देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट है। देखिए आते हैं सेकंड एप्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। नहीं तो एक काम करते हैं, वीडियो तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, अगला क्लास में हम ये जो इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन फार्मूला, फर्स्ट एप्लीकेशन सेकंड थर्ड, उस पर क्वेश्चन बनाएंगे। कल एप्लीकेशन पढ़े थे ना, तो उसका अब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। ज़्यादा नहीं, 1 से 2 क्लास और लेगा, यूनिट एंड डायमेंशन खत्म हो जाएगा आपका। इसके बाद हम लोग आएंगे मोशन इन 1 डायमेंशन पे, ठीक है, काइनेमेटिक्स पे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।